हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं साइंस ट्रेन। मैं हूं डॉक्टर आलम और हम लोग जो अभी चैप्टर देख रहे हैं नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में अब तक हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स के बारे में पढ़ा। फील्ड कितना है ये देखा और सोर्स करंट था। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग करंट डिस्ट्रीब्यूशन में देखे। ठीक है ना। अब जो और उसका डिस्कशन भी लिया हम लोग पहले। अब जिस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं वो ये कि अगर मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से है, मतलब पर मूविंग चार्ज के वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है ना। आई रिपीट, करंट मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है, मतलब चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है। और ये हम लोगों ने पढ़ा डिटेल में। अब इस चैप्टर के जो अगले हिस्से में हम लोग देखेंगे वो ये कि जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड को पैदा करता है मास, तो ग्रेविटेशनल फील्ड काम भी करता है मास पर ही। इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करता है चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड काम भी करता है चार्ज पर ही। तो बेसिकली ये नेचर का एक नियम है कि जिस प्रकार के फोर्सेस को, फील्ड को जो पैदा करता है, फिर ये काम भी वैसे ही पर करता है। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड को पैदा किया है चलता हुआ चार्ज करंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी चलते हुए चार्ज को लाएंगे तो ये उस पर फोर्स लगाएगा, वो बात करेगा। ठीक, चलते हुए चार्ज को ही। रुका हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड नहीं पैदा करता है, तो रुके हुए चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं लगेगा। ये बात हम लोग एक दो लाइन नोट करेंगे। दूसरा ये आपने देखा कि जो बायोट-सेबार्ट लॉ था उसने बताया कि जो करंट एलिमेंट है आईडीएल, दैट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और क्रॉस प्रोडक्ट कुछ आ रहा है आईडीएल क्रॉस आर का। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट की कहानी शुरू हुई बायोट-सेबार्ट लॉ से, वो आगे भी चलता जाएगा इन सब चीज़ों में, क्योंकि जो रिश्ता है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच वो क्रॉस प्रोडक्ट वाला रिश्ता है। तो पहले तो हम लोग ये देखिए, नोट करेंगे कि जो मूविंग चार्जेस are the source of magnetic field. So if a charge is brought, लाया गया in a B field, then it experiences a force. ये संसार के सिमेट्री को दिखाता है, ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के सिमेट्री को दिखाता है। इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। दूसरा ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए आप कि जो रिश्ता है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच वो क्रॉस प्रोडक्ट से डिफाइन होता है। द रिलेशन बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड यानी बी फील्ड इज डिफाइंड बाय क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से डिफाइन होता है। और फिर हम कहेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट, अभी भी आप ठीक से कॉन्फिडेंस में नहीं आए हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या होता है, क्यों इसको वेक्टर प्रोडक्ट कह रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन है, और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे,
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है वो स्क्रू रूल है। मैंने पीछे के लेक्चर्स में वो बताया हुआ है, रिवाइज करेंगे, आगे आएगा तो फिर बताएंगे जहाँ जरूरी पड़ेगा तो। लेकिन ध्यान रखिए ये चैप्टर का हर बात एक दूसरे से सीक्वेंस में है, जुड़ा हुआ है, इसलिए बीच से तभी देखे जब पीछे वाला क्लियर हो। द रिलेशन बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड बाय क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर किसी चार्ज को ले आए मैग्नेटिक फील्ड में तो कितना फोर्स लगेगा। तो द फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, छोटा क्यों हमने ले लिया, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैं बार बार उसको बी फील्ड लिख दे रहा हूं, इज गिवन बाय क्यू वी क्रॉस बी। फिर से देख रहे हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, क्यू वी क्रॉस बी, क्रॉस बी, वी वेलोसिटी ऑफ द मूविंग चार्ज। तो अब जरा देखिए कि जो बात मैंने थोड़ी देर पहले कही कि अगर चलते हुए चार्ज ने मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया है तो मैग्नेटिक फोर्स भी किस पर लगेगा, चलते हुए चार्ज पे। अगर रुक गया, इफ क्यू एट रेस्ट v बराबर 0 तो f बराबर ही 0 हो जाएगा, पूरे को 0 कर देगा वो। ठीक, तो v क्या है, वेलोसिटी, ऑफ कोर्स किसका वेलोसिटी, तो मूविंग चार्ज का, क्योंकि ऊपर हमने लिखा है। और b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। एक तो ये बात हुआ कि ये जो फोर्स है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है उस पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, तो चार्ज कितना है उस पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। तो इन तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो जरा बताइए, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर थीटा का वैल्यू आप जानते हैं यहाँ पे कि ये जो आया ये वेक्टर हुआ, तो v और v का क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन जिधर आएगा फोर्स का वही डायरेक्शन होगा। और आप जानते हैं कि v और b जिसका भी क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं उसको जिस प्लेन में भी आप लेंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, 90 डिग्री पे आएगा। ठीक है ना, इधर हो तब उधर हो तब 90 डिग्री पे होना होगा। अगर एक तरफ को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे साइड को नेगेटिव लेंगे। ठीक, एनीवेज, तो मैग्नीट्यूड अगर आप लिखते हैं कि चलिए हमको सिर्फ बता दीजिए वैल्यू कितना है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, तब आप कहते हैं कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये क्यू वी बी साइन थीटा है, साइन थीटा है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वो दोनों वेक्टर जिनका क्रॉस प्रोडक्ट आप देख रहे हैं। तो आपके लिए काम का ज़्यादा यही बात होगा, ज़्यादातर क्वेश्चन तो मैग्नीट्यूड से ही सॉल्व हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 90% क्वेश्चंस में ऑलरेडी 90 डिग्री एंगल दिया रहता है, क्योंकि साइन 90 1 हो जाता है। 1 हो गया तो फिजिक्स से हमारा काम चल गया, इतना ही से बार बार साइन कोस मैथमेटिक्स में का टाइम बच गया। लेकिन कई बार आपको अलग अलग एंगल देगा तो आप बनाएंगे। ठीक है ना। तो ये बात कि मूविंग चार्ज पे ये फोर्स हुआ, किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो वो देखिए रेस्ट में है तो फोर्स ये 0 हो जाएगा, ये केवल मूविंग चार्ज पे लगेगा, ये देखिए। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू कब कब 0 होता है, तो आप कहिएगा साइन थीटा का वैल्यू जब जब 0 होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू 0 होता है 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे। ये सब चीज़ें मैं बार बार, आप जानते हैं भी आने वाले चैप्टर्स में भी ये सब चीज़ें बार बार आते जाएंगी। तो ध्यान रखिए साइन या कॉस का जो सिंपल जो ग्राफ है वो ध्यान रखें, ताकि आप कभी भी किसी का बता सके कि इस डिग्री का साइन का बताओ क्या मामला होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये साइन का ग्राफ है, ठीक, और ये कॉस का ग्राफ है। फर्क क्या है दोनों में, शेप तो दोनों का सिमिलर ही है, लहराता हुआ वेव जैसा। फर्क ये है कि ये 0 से शुरू कर रहा है और ये मैक्सिमम से शुरू कर रहा है।
दोनों का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होना है, मिनिमम वैल्यू -1 होना है। तो +1 और -1 के बीच ही साइन थीटा और कॉस थीटा घूमता रहेगा, ठीक है ना। बस फर्क यह है कि साइन 0 से शुरू करता है, साइन 0 0 होता है और कॉस 0 मैक्सिमम होता है जो कि 1 है, ठीक। बाकी आगे आप देख रहे हैं कि यहां से यहां तक 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 और ये 360, इस प्रकार से आप कहीं का भी बता सकते हैं, ठीक। कॉस में अगर बात करें आप तो देखिए ये 0 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360। साइकिल हो गया पूरा, एक चक्कर हो गया पूरा जब 360 पे आ गए तो डिग्री पे, ठीक। एनीवेज, इस ग्राफ में और भी कुछ खूबसूरती वाली बातें हैं, कभी किसी और दिन कहीं मौका मिले तो बात करेंगे कि अगर 45 साइन 45 लेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा यहाँ पे भी वही आएगा, यहाँ पे भी वही आएगा, यहाँ पे भी वही आएगा। तो आप किसी का भी बता सकते हैं सेम वैल्यू रहेगा। अगर ये 45 पे 1/√2 होता है तो 90 + 45 पे भी वही आएगा, 135 पे सेम वैल्यू आएगा। फिर आगे अगर 45 पे ले जाए तब, 45 पे ले जाए तब तो 180 में 45 डिग्री जोड़ेंगे तो 225 आएगा, ठीक है ना। तो उस पे भी वैल्यू वही 1/√2 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, नीचे है। तो आप वो सब बता सकते हैं साइन कॉस की, ठीक। ये मैंने बता दिया, हमेशा के लिए ध्यान रखिए, आने वाले चैप्टर्स में भी बार बार ये बात आए, इसी तक में सब में, तो दिक्कत ना हो आपको। आइए, नोट द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। तो हम लोगों ने वो फैक्टर नोट कर लिया कि चार्ज, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और इनके क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब एंगल आ रहा है, ठीक। तो अब 4 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, क्यू, वी, बी और वी बी के बीच का एंगल, हमने उसको नोट किया। क्रॉस प्रोडक्ट को रिवाइज, कुछ नहीं, स्क्रू रूल को हमेशा ध्यान रखना है, बाकी किसी रूल को आप फॉलो करें, राइट हैंड थंब रूल या जो भी, बस ध्यान रखना है कि पहले वाले से दूसरे वाले पे जाना है। अगर 2 वेक्टर हमने ए बी लिया, ठीक, और ए क्रॉस बी आपको देखना है तो ए से बी पे जाना है और रुकना नहीं है, दसते जाना है, देखना है खुल रहा है तो आपकी तरफ, कसा रहा है तो आपसे दूर, और उलट देंगे अगर बी क्रॉस ए तो इधर से जाना है और देखना है कि कसा रहा है तो आपसे दूर। तो इस प्रकार से ए और बी को 2 प्लेन में लीजिए और आगे बढ़िए। ये पहले बता चुके हैं चैप्टर में, जाइए पीछे का लेक्चर देखिए। ओके, अच्छा, तुरंत एक क्वेश्चन आ गया है तो कर लिया जाए। चार्ज पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज का क्या मतलब है? चार्ज डिवाइडेड बाई मास, ठीक है ना। हैज वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकेंड एट सम इंस्टेंट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू दे दिया। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट। आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिए होंगे, चलिए सॉल्व कर ले जल्दी जल्दी, आगे बढ़े, कई चीजें सीखनी है। और अगले डिस्कशन से पहले 2 लेक्चर्स आएंगे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पार्ट होंगे और एक्शन पार्ट चल रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ पे आइए फटाफट कर रहे हैं हम लोग। फोर्स बराबर क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, ये चार्ज ना देके क्यू बाई एम दे रहा है, कितना दे रहा है देख लीजिए, 0.2, और वो ऐसा यूनिट में दे रहा है, कूलम्ब पर केजी रहने देंगे। एनीवेज, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे 0.2 m आया, उसका वैल्यू यहां डालने जा रहे हैं 0.2 m, ठीक। v कितना है देखिए, तो v है 2i - 3j, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है b के साथ, तो 5i + 2j, 0.2 m क्रॉस प्रोडक्ट, i का j के साथ आएगा और j का k के साथ आएगा, i का i के साथ 0 होगा, ठीक है ना। तो 2i 5i से बात नहीं करेगा क्योंकि साइन 0 0 होता है, तो केवल किससे बात करेगा, j से। तो चलिए 2 और 2 2 दूना 4 i j
के हो जाएगा। ठीक, इसकी बात उससे हो गई। अब आइए अगले वाले का। जे से बात नहीं करेगा, सिर्फ आई से बात करेगा। तो आई जे के होता है तो जे आई माइनस के होगा। ठीक है ना, तो ये माइनस पहले से है और माइनस वो आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 5 तिहाई 15 के, ठीक है ना। आई जे के होता है तो जे आई माइनस के होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 4k प्लस 15k। और आपको दिख रहा होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो आपने लिया आई और जे डायरेक्शन में, तो क्रॉस प्रोडक्ट में आई और जे गायब हो गया। जो इनका रिजल्टेंट आया ए क्रॉस बी आया, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। तो ना आई रहा ना जे रहा, सिर्फ उसके परपेंडिकुलर वाला रहा जो कि के होता है। तो देखिए सिर्फ के रहा। ठीक है, तो 0.2m इंटू 19k। ठीक, अब आगे देखिए, आप पूछ रहे हैं फाइंड द एक्सेलरेशन। तो आप न्यूटन्स लॉ से जानते हैं, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, इसलिए एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बाई मास। फोर्स आया है 0.2m इंटू 19k, 19k ये यूनिट वेक्टर और डिवाइडेड बाई m। m से m कट जाएगा, 19 दूना 38, ठीक है ना, तो 3.8, ठीक है ना, के की तरफ आया और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर। एक बार फिर से, एक प्रोटॉन है, उसका वेलोसिटी दे रहा है, ठीक है। इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, फोर्स दे रहा है, ठीक है। व्हेन इट्स वेलोसिटी इज अलोंग द जेड एक्सिस, हाँ, देन इट एक्सपीरियंसेस द फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व कर लिए होंगे आप लोग। तो F इजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी आप पढ़ चुके हैं। बस इसमें आगे एक बात जो कह रहा है उसको फिट करने के लिए इसमें कह रहा है। हालांकि इनको कुछ और थोड़ा क्लियर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जेड एक्सिस में है, ठीक, और यहाँ पे दोनों पॉजिटिव दिया है, तो अगर माइनस जे में लेंगे मैग्नेटिक फील्ड तभी आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि when its velocity is along the z axis, then it experiences the force along the x axis. What is the magnetic field? तो देखिए, ये अगर माइनस के में रखना है फोर्स को, तो ध्यान रखिए कि माइनस के कब कब आएगा। तो या तो आप जे क्रॉस आई कर दे, या आई और जे ही रहने दे लेकिन जे को माइनस कर दे, माइनस कर दे। तो ये थोड़ा सा इनको और क्लियर करना चाहिए था कि ठीक है, हम जे क्रॉस आई ले सकते थे, लेकिन जो आगे का लैंग्वेज लिख रहे हैं उससे हमें बी फील्ड माइनस जे में लेना होगा, माइनस जे में लेना होगा। तो चलिए, बी फील्ड का वैल्यू कुछ कह रहा है, निकालने के लिए हम उसको बी सिंबल लेके चलते हैं और हम कहेंगे कि जो एफ है -1.28 इंटू 10⁻13 के, ठीक है ना। ये तब आएगा जब इस पे प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव में, ठीक है ना। और 2i + 3j को क्रॉस कीजिए यहाँ -bj से। बस ध्यान दीजिए, ये इसके बाद 10⁶ भी है तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10⁶ लास्ट में रखिए, रखिए, ठीक है ना। जब ऐसा करेंगे तब जो वैल्यू आएगा बी का वो -j के डायरेक्शन में होगा। फाइनल आंसर। एनीवेज, अभी बी का वैल्यू हम लोग निकालने जा रहे हैं अब, ठीक। अब तो हमको क्या कहते हैं, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकलना है और आगे बढ़ जाना है। आइए, -1.28 इंटू 10⁻13, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है ना। अंदर में क्रॉस प्रोडक्ट देखिए,
अच्छा, यहाँ पे 10⁶ को यहाँ रहने दीजिए, इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में उसको एक साथ कर दिए आई जे, ठीक है ना। आई का आई जे के होता है तो माइनस के हो जाएगा, तो -2b के, ठीक। जे और जे तो 0 होता है तो गायब हो गया, बहुत बढ़िया। तो अब ये देखिए, अच्छा के छूटा हुआ है यहाँ, तो यहाँ पे के गायब हो गया, माइनस माइनस भी गायब हो गया। तो अब 2b इज इक्वल टू 10⁻, ये देखिए -13 होगा 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और इधर -13 है, ये कटिए गया। देखिए सिंप्लीफाई कर रहा है चीज़ों को। तो 2b इज इक्वल टू 1.28 डिवाइडेड बाई 1.6, इसलिए b इज इक्वल टू 1.28 डिवाइडेड बाई 1.6 टू कितना हो जाएगा 3.2, 16×32, ठीक। इसको आप कर लीजिए, 32×64 28, 4 से कट रहा है 0.4, देयरफॉर बी जो वेक्टर के फॉर्म में आएगा, इतना तो टेस्ला हो गया ये, ठीक है ना, वेक्टर के फॉर्म में होगा तो -0.4 जे टेस्ला। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सारे टॉपिक कवर करने के बाद फिर क्वेश्चंस देखेंगे ठीक ठाक। चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, हाँ दे दिया, ठीक है। एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू बी इतना, बहुत बढ़िया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं, पहले फोर्स निकाल लेंगे, ठीक, और फोर्स निकालने के बाद कहेंगे ए बराबर F/m। बिल्कुल, अभी जो पीछे वाले सब क्वेश्चंस बनाए हैं उससे आप रिलेट कीजिए, बनेगा ये सिमिलर क्वेश्चंस आ गया है, बस इसमें एक जगह आई में एक्स दे रखा है, उसके वजह से आप जानते हैं। तो एफ बराबर क्या होगा ma, तो ए वेक्टर के फॉर्म में दिया है तो एफ भी उधर ही होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी वस्तु को फेंका गया है, चार्ज पार्टिकल को फेंका गया है, तो जब तक आपको बोला नहीं जाए मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म ही लेना है, ठीक है ना, अपने से नॉन यूनिफॉर्म नहीं लेना है, नॉन यूनिफॉर्म बोला जाएगा आपको, ठीक। और आप जानते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म में सिर्फ कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, बाकी सब के सब यूनिफॉर्म होंगे, इसी वजह से मैंने कहा कि जब तक बोला नहीं जाए। अब आइए, ये जो फोर्स है जो कि क्यू वी क्रॉस बी आया, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा इनके प्लेन के, जिसमें v और b है, मतलब ये परपेंडिकुलर होगा v के भी और b के भी, तो परपेंडिकुलर टू v ऑल्सो परपेंडिकुलर टू b। एनीवेज आप जरा बताइए कि ऐसा मोशन जिसमें फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, क्या ऐसा मामला पहले कभी मिला है चैप्टर्स में आपको? याद कीजिए सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वैसा ही केस यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। तब हम क्या करेंगे कि जरा देखा जाए कि अगर चार्ज को हम प्रोजेक्ट कर दिए किसी मैग्नेटिक फील्ड में, लीजिए हमने ले लिया मैग्नेटिक फील्ड, और एक और जो छोटी छोटी बात है वो हम नहीं बता रहे हैं कि अगर जीरो होगा मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड ये है और आपने चार्ज को इसके पैरेलल फेंका इस फील्ड में,
तो यहाँ पे जो फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स, जिसको एफ बी अगर हम बोले, तो वो जीरो होगा। तो पैरेलल में जहाँ 0 डिग्री है वहाँ पे फोर्स जीरो, एंटी पैरेलल में 180 है, फोर्स जीरो। तो ये नॉर्मली निकल जाएगा ऐसे जैसे कि इसके साथ कुछ हुआ ही नहीं, ठीक। लेकिन जब किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाएगा, एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाएगा, देख रहे हैं ना, थीटा अगर 0 है या 180 है तो सीधा निकल जाएगा। लेकिन अगर किसी एंगल पे, चलिए वो जो पीछे बना रहे थे अब यहाँ बना जाए, ऑलरेडी एक पेज लिया हुआ है कि अगर 90 डिग्री पे है तो क्या हुआ, तो आप कहेंगे ये क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ले रहे हैं आप। अगर हम इसमें किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें तब देखिए क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा V अक्रॉस B ऊपर की तरफ। जैसे ये ऊपर टर्न मारेगा फिर परपेंडिकुलर फोर्स, तो पता चलेगा कि ये परपेंडिकुलर फोर्स इसको करा देगा सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। तो अगर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही, बाहर से नहीं, ध्यान रखिएगा, अंदर ही था, हमने प्रोजेक्ट किया, एफ क्यू प्रोजेक्टेड इनसाइड द परपेंडिकुलर बी फील्ड। ध्यान रखिएगा, अभी हमने परपेंडिकुलर बी फील्ड लिया है, परपेंडिकुलर बी फील्ड लिया है, ठीक। 90 डिग्री एंगल है वी और बी में, तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। रिजल्टेंट मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जैसे मैंने यूनिफॉर्म नाम ले लिया तो आप कहेंगे सर नॉन यूनिफॉर्म क्यों नहीं, तो याद रखिएगा, जब हमेशा फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा हो, ठीक, तो वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को नहीं बदलेगा, और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को नहीं बदलेगा तो सिर्फ डायरेक्शन को बदल रहा होगा। और ये केस कब मिलता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यहीं पे एक बात बताते चले, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदला, तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड ने कोई काम ही नहीं किया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक। तो याद रखिएगा, किसी भी चार्ज से जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाएगा, अभी तो सर्कुलर मोशन किया है, कभी कुछ और मोशन करता कर दे, कंबाइंड मोशन हो सकता है, सर्कुलर करता हुआ कहीं आगे बढ़ जाए किसी एंगल पे, चूंकि फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के, ठीक। घबराए नहीं कि सर ऐसा कैसे होगा कि आगे भी बढ़ जाएगा, होगा। 90 डिग्री के अलावा किसी और एंगल पे फेंकेंगे तो ये हो सकता है कि एक कंपोनेंट सर्कुलर मोशन करेगा वेलोसिटी का, और दूसरा कंपोनेंट कहेगा आगे भी चलो, हेलिकल मोशन होगा, देख लेंगे आगे, वो भी एक केस देख लेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिए, किसी चार्ज को जब मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पे कोई वर्क नहीं करता है, ठीक। ध्यान रखिएगा, यहां पे मैं सिर्फ चार्ज को चलाने की बात कह रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड में, करंट कैरिंग वायर को नहीं, तार को नहीं, क्योंकि तार के अंदर जो चार्ज है वो आज़ाद नहीं है किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए, वो एलोंग दी वायर ही आगे जाए तब या पीछे जाए तब, वहाँ पे ये मामला है। इसलिए वहाँ पे वर्क होगा, लेकिन यहाँ पे कोई वर्क नहीं होगा। क्लियर, अगर चार्ज अकेला है तो वो आज़ाद है जाने के लिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। तो सर्कुलर मोशन होगा ये, और वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। चलिए, अब जैसे ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात आ गई तो आप कहेंगे कि अब उसका टाइम पीरियड कुछ होगा, रेडियस होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, ये सब कुछ बातें कहनी होगी। चलिए, तो जो कॉन्सेप्ट पॉइंट है मेन वो ये कि अगर ये सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो गया
तो हमें चाहिए होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? वही जो मैग्नेटिक फोर्स है। तो आप कहेंगे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स Fb। ठीक, आप कहेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स तो अभी अभी देखे हैं क्यू वी बी। अच्छा, यहाँ पे थीटा तो 90 डिग्री लिए थे तो साइन 91 होता है। इसको लिखे चाहे नहीं लिखे 1 को, अभी गैप करेंगे अगले लाइन में, और ये हो जाएगा mv² बाई आर। आर क्या है? रेडियस। वी क्या है? वेलोसिटी। साइन 91 होता है, गैप कीजिए, वी से एक वी काट दीजिए, तो क्यू बी इज इक्वल टू mv/r। ठीक है ना? आप ध्यान रखिएगा, बाकी दुनिया ये आगे ध्यान रखेगी कि r बराबर जो होता है वो mv/qb होता है। रेडियस कितना होता है तो वो याद करेगा इस फॉर्मूला को, अब पूरा इसको बॉक्स में करके छोड़ेगा। ठीक, अभी देखिए और कौन कितने सारे बॉक्स बनेंगे आगे, लेकिन हम कहना ये चाह रहे थे कि आप कोई बॉक्स नहीं याद कीजिएगा, आप क्या सिर्फ ये याद रखिए कि कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है। ठीक, मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस कर रहा है। तो आप ये इक्वेशन का ध्यान रखें, सारा खेल तो यहीं से निकल के आ रहा है। जैसे ही रेडियस आ गया तो अब हम कहेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो होता है ये पूरे चक्कर का दूरी 2πr डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी बराबर पूरा चक्कर बाई पूरा टाइम, ये इधर आ जाएगा। एनीवेज यहाँ पे देखिए 2π आपने r निकाला है mv, नीचे में qb, नीचे में पहले से एक v है, v से भी कट गया, 2πm/qb। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आया, लेकिन तब भी आप इसको याद नहीं करेंगे तो चलेगा। कौन किसको बैलेंस कर रहा है, यहाँ तक पहुँचने में कितना सेकंड ही लगेगा। दूसरी बात ये कि जो फ्रीक्वेंसी है ये 1 टाइम पीरियड होता है, तो इसको उलट दीजिए, qb/2πm। अब इसको भी हम बॉक्स में नहीं करेंगे, इतने सारे बॉक्स करना ठीक बात नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक ही बॉक्स काफी है। ठीक है, ये रेडियस है। इंपॉर्टेंट कहते समय यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा था कि गौर से जरा देखिए आप कितना फास्ट चला रहे हैं चार्ज को, मतलब वेलोसिटी कितना रखे हैं। क्या इसमें आया क्या फ्रीक्वेंसी में या टाइम पीरियड में स्पीड आया क्या? नहीं। जब स्पीड नहीं आया तो ये तो कमाल का बात हो गया कि आप तेज फेंके तब, धीरा फेंके तब, एक चक्कर में लगा हुआ टाइम सेम होगा। अब बोलिए, थोड़ा सा कुरकुर किया दिमाग में कि अरे तेज चलेगा तो टाइम कम लगना चाहिए, आप कह रहे हैं टाइम सेम होगा। ठीक, तो याद रखिएगा, तेज चलेगा तो उसी रेशियो में रेडियस बढ़ जाएगा। दिख रहा है ना, मास कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। तेज चलेगा तो उसी रेशियो में रेडियस बढ़ जाएगा, दूर से होके आना पड़ेगा, टाइम लगेगा सेम। ठीक है ना? तो हम लोगों ने देखा ये सारी चीजें, रेडियस, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? एक छोटी सी बात वही जो मैंने कहा कि चलो हम भी वो भी देखेंगे कि इन तीनों एंगल को छोड़ के 0 डिग्री और 180 डिग्री पे तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, तो ये काम ही खत्म हो गया। 90 डिग्री पे हमने देखा कि सर्कुलर मोशन करेगा, लेकिन कुछ और एंगल पे होता। अच्छा चलो देखा जाए। तो अब हम ये दिखाने के लिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड को हम बोर्ड पे लेने जा रहे हैं, बोर्ड के अंदर नहीं, ताकि आपको साफ साफ दिखे। और इस क्षेत्र में हम चार्ज को फेंके, ठीक है ना, v स्पीड से फेंके, और देखो इसके v में और यहां पे थीटा एंगल है। अब क्या होगा, इस वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट है,
इधर आएगा v cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट होगा v sin थीटा। ठीक है, v cos थीटा जो है ये परपेंडिकुलर है b के, इसलिए इधर जो f अगर ये x है तो ये 0 आएगा। v sin थीटा जो है, अच्छा ये मैं v cos थीटा पैरेलल है पैरेलल टू b, इसलिए fx 0, v sin थीटा ये परपेंडिकुलर है टू b, देयरफॉर fy ये मैक्सिमम है और परपेंडिकुलर है, इसलिए f ये v sin थीटा कराएगा सर्कुलर मोशन। जो अब ये भी हुआ है, पीछे देख रहे होंगे आप, परपेंडिकुलर जो होगा वो सर्कुलर मोशन कराएगा। ठीक है बाबा, लेकिन v cos थीटा की तरफ कोई फोर्स नहीं है, गौर से सुनिएगा, कोई फोर्स नहीं है तो वो अपने इनर्शिया को मेंटेन करेगा, मतलब जिस वेलोसिटी से जा रहा था उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे चलता रहेगा। तो अब इमेजिन कर लीजिए, v sin थीटा कहेगा करो सर्कुलर मोशन, v cos थीटा का कहेगा चलो आगे। तो अब ये क्या होगा, स्प्रिंग लाइक हेलिकल मोशन होगा कि सर्कुलर मोशन भी कर रहा होगा और आगे भी बढ़ रहा होगा। ठीक जा रहे हैं? ओके, तो इसका जो मोशन होगा कुछ इस प्रकार होगा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये तो पता चला कि ये कहेगा सर्कुलर मोशन कराओ और ये कहेगा आगे बढ़ो, तो ये कुछ इस प्रकार का मोशन होगा। कैसा पाथ होगा तो कहिएगा हेलिकल पाथ होगा, हेलिकल पाथ होगा। ठीक, अरे हेलिकल मतलब स्प्रिंग लाइक, आप लोग जेनेटिक्स में पढ़ते होंगे, डबल हेलिक्स तो स्प्रिंग लाइक। क्लियर? तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाए अब कि जो सेंटीपिटल फोर्स है वो कौन दे रहा है, तो कहिएगा इस बार क्यू, जो परपेंडिकुलर वाला फोर्स है, ठीक है ना, वो दे रहा है, वो दे रहा है। ठीक है ना, तो ये परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी, परपेंडिकुलर वाला फोर्स दे रहा है, सेंटीपिटल फोर्स और परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी सब डाल देंगे। तो वहां पे आप लिखे थे क्यू वी बी बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। अब यहां पे आप लिख देंगे नाउ, ये v हो जाएगा v साइन थीटा, पहले तो v से एक v काटिए ना भाई, ठीक है, ये भी v साइन थीटा हो जाएगा, ये भी v साइन थीटा हो जाएगा, स्क्वायर तो स्क्वायर से काट दीजिए, तो क्यू बी बराबर एम, v की जगह आ जाएगा v साइन थीटा, क्योंकि यही करा रहा है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, तो अब आप कहेंगे कि रेडियस जो होगा वो एम वी बाई क्यू बी नहीं होगा, बस साइन थीटा लग जाएगा v में। ठीक, ये रेडियस हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। और टाइम पीरियड जो है वो आपने कहा, अब ये भी देखिए पीछे टाइम पीरियड आपने कहा 2 पाई एम बाई क्यू बी, तो टाइम पीरियड में जब वेलोसिटी आया ही नहीं तो टाइम पीरियड यही रह जाएगा, यही रह जाएगा। ठीक है ना, जब आया ही नहीं वेलोसिटी तो क्या करना है? क्लियर? तो टाइम पीरियड 2 पाई एम बाई क्यू बी वही रह जाएगा, फ्रीक्वेंसी उलट देंगे वही रह जाएगा। बस मामला ये आएगा कि रेडियस तय करेगा v साइन थीटा, v साइन थीटा। यहीं पर एक नाम आता है पिच। एक चक्कर में जितना आगे बढ़ जाता है उसको पिच कहते हैं। तो आप जानते हैं कि जो दूरी पिच आएगा वो इधर वाला वेलोसिटी v cos थीटा है
और एक चक्कर में लगा हुआ टाइम कैपिटल टी है। कैपिटल टी को फिर आप यहाँ से जब मन करे आप चेंज कीजिए, यहाँ लाइए, तो ये हो जाएगा पिच। पिच। तो हम लोग अभी देख रहे थे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। अब जब एक बार हम लोग चार्ज पार्टिकल की बात कर लिए तो आगे हम लोग अब वायर को ले आएंगे मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक, अब वायर के अंदर चार्ज चल रहा होगा तो उस चार्ज पर फोर्स लगेगा, मतलब वायर पे फोर्स लगेगा। ठीक है ना। उसके पहले देखिए आगे के स्लाइड्स थोड़े। वर्क डन हम लोगों ने देख लिया कि वर्क डन मूविंग चार्ज पे अकेला मूविंग चार्ज है, अगर फ्री मूविंग चार्ज है, ठीक है ना, इफ फ्री मूविंग चार्ज है देन नो चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी जीरो है, देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा, देयरफॉर वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। जीरो होगा। एक क्वेश्चन देखा जाए, प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल accelerated through same potential difference enter in a region of uniform magnetic field with their velocities perpendicular to the field। ठीक है, कंपेयर द रेडियस ऑफ द, दोनों का रेडियस को कंपेयर करने के लिए कह रहा है। एक बार दे रहा है प्रोटॉन, एक बार दे रहा है अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन का मास अगर आप m लेंगे तो अल्फा पार्टिकल का 4m लेना होगा, क्योंकि इसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 4, तो इनके 4 गुना लेना होगा। चार्ज की बात कीजिएगा तो इस पे प्लस ई चार्ज होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये प्लस ई चार्ज होता है, ये प्रोटॉन का सिंबल नहीं है, प्रोटॉन का सिंबल तो पी है। ठीक, हाँ, अल्फा पे चार्ज 2 गुना होता है, इस पे 1 प्लस, इस पे 2 प्लस होता है, तो इसलिए +2e हो गया। क्लियर। अब देखा जाए रेडियस की बात, तो एक बार फिर से हमने कहा है आपको कि आप रेडियस का फॉर्मूला कुछ याद मत करेंगे, आप कहेंगे mv²/r को बैलेंस कर रहा है qvb, हर बार लिखेंगे ये। ठीक, और तब कहेंगे r बराबर mv/qb। ठीक, अच्छा, m और v के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? मोमेंटम। तो बेसिकली ये मोमेंटम बाई qb ही है। बिल्कुल सही है। एनीवेज उससे भी हमको मतलब नहीं है, ये अब बारी बारी से आइए। प्रोटॉन का अगर हम rp कहें रेडियस, तो उसका मास m, देख लीजिए, एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, ओके, रुक जाइए। यहाँ पे उसको एक सर्टेन एनर्जी दे के लाया हुआ है, वेलोसिटी नहीं दे रहा है। तब थोड़ा सा गाड़ी को और आगे बढ़ाएंगे हम लोग, और एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये p²/2m आता है। ठीक है ना, तो इसलिए p बराबर 2m के काइनेटिक एनर्जी रूट अंडर, और ये जो रेडियस है, ये देखिए मोमेंटम वाली बात आ गई। mv को हम लोग लिखेंगे p/qb, और p का वैल्यू ये रहेगा। चलिए, तो p का वैल्यू है रूट अंडर 2m के डिवाइडेड बाई qb आ गया। अब हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं। चलिए, r1 लिखेंगे और कहेंगे रूट अंडर 2 प्रोटॉन के लिए m, और काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम आएगा। क्यों हम काइनेटिक एनर्जी तक ले गए हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर चार्ज q है और अगर उसको v पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराया गया है तो q भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, और यही उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो जो प्रोटॉन है उस ये को क्या सेम दे रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम दे रहा है, चार्ज अलग अलग है। तो प्रोटॉन का K1 जो होगा वो QV होगा, मतलब चार्ज E है तो चलिए E से दिखा रहे हैं तो EV होगा, और अल्फा का जो होगा वो चूंकि चार्ज 2E है तो 2EV होगा। ठीक, तो चलिए 2m K1 जो है वो EV है,
आर डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन प्रोटॉन ई और बी। ठीक जा रहे हैं। रेडियस दूसरे का कीजिए। अब ये 2 इंटू मास हो जाएगा 4m, काइनेटिक एनर्जी आया 2ev आर डिवाइडेड बाई उसका चार्ज 2e होता है b। ठीक, ये देखिए 2mev, 2mev, नीचे में eb कट गया, r1 बाई r2, जो बचा देखिए, ऊपर में कुछ भी नहीं बचा। ठीक, नीचे में बचा 4 दूना 8, तो नीचे में √8 बचा, 8 बचा, और ये वाला 2 ऊपर चला गया। देख रहा है ना, कुछ भी नहीं छूटा। हाँ, नहीं छूटा, चलिए ऊपर चला गया। तो अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लें। हम पूरे को अंदर में ले लेंगे तो 2 दूना 4 बटे 8। ठीक, 4 से 2 बार कटेगा, 1 बाई √2। आंसर हमने कंपेयर कर लिया दोनों के रेडियस को, तो हम लोगों ने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड देखा। ठीक, थोड़ा सा एक दो बातें और कर लेंगे अगले लेक्चर में, फिर हम लोग आ जाएंगे करंट कैरिंग वायर पे। एक दो बातें और ये कि इस कमरे में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया जाए, और तब हम आपको बोले कि चार्ज को फेंका गया, तो बताइए, तो आपको दोनों फोर्सेस देखना होगा। तो दोनों फोर्सेस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में ही फोर्स की बात करता है, वहां कोई क्रॉस प्रोडक्ट का मामला नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही चार्ज आएगा, अगर निगेटिव चार्ज है तो उसको उल्टा जाएगा। ठीक है बाबा, वो तो यहाँ पे भी निगेटिव ले लेते क्यू की जगह, तो सब कुछ आप निकालते पॉजिटिव के हिसाब से, लास्ट में उलट देते क्योंकि निगेटिव चार्ज है। एनीवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा रास्ता फॉलो करता है प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स है वो क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो करता है। तो हमें देखना होगा कि कमरे में जो चार्ज को फेंका गया है उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है। इन दोनों फोर्स को जब एक साथ देखते हैं तो आप कहते हैं लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स की बातें थोड़ी सी करेंगे हम लोग, और कुछ नहीं, दोनों को अलग अलग आप बात करके कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, साथ में एक साथ देख लेंगे, और नेट फोर्स कभी कभी देखने की जरूरत पड़ेगी, वो देख लेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।